हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th हिंदी कोर से जो आपकी बुक है आरो और वितान मींस हिंदी कोर का जितना भी आपका सिलेबस है यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वन शॉट वीडियो है। अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये वीडियो देख लेना, आपका बहुत हद तक काम बन जाएगा। मोस्टली पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो इसमें मैंने डाले हैं और आपको क्विक से क्विक ईजी एक्सप्लेनेशन मिलेगी और फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लेना, जिससे कि मेरा मोटिवेशन हाई होता है और मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रहा होगा। आप इसको सर्च मारें और आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। सो सबसे पहले मैं आपको काव्य खंड के क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं, जितनी भी आपकी कविताएं हैं हिंदी कोर के अंदर, तो इसको हम देख लेते हैं पहले। सो यहां पे सबसे पहला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के आधार पर जो चिड़िया है उसके जो पैर होते हैं या जो उसके पद होते हैं उसमें चंचलता यानी कितनी जल्दबाजी क्यों है, और जो कवि है हमारा वो जब चल रहा है तो वो एकदम ठंडा सा क्यों पड़ रहा है, वो धीरे धीरे क्यों चल रहा है। सो देखो, चिड़िया के पैर इसलिए चंचल हो रहे हैं क्योंकि उसकी जो आप उसकी अगर देखोगे सोच, उसका जो दिमाग वो कहां पर लगा हुआ है, अपने बच्चों की तरफ कि भाई मैं लेट हो रही हूं, घोंसले में मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे मेरा, तो मैं जल्दी जल्दी जाती हूं। और वहीं कवि जो है उसके पैर ज्यादा तेज नहीं चल रहे क्योंकि उसे पता है कि मेरा तो कोई इंतजार ही नहीं कर रहा होगा, है ना। मतलब भाई कवि का कोई है ही नहीं अपना, सो उसको किसी से मिलने की एक्साइटमेंट भी नहीं है। सो ये कविता का मेन जो मुद्दा है वो अकेलापन है कि कवि कितना ज्यादा अकेला है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि सिर्फ इंसान नहीं, जो पशु पक्षी होते हैं ना भाई, वो भी इमोशनल होते हैं अपने बच्चों के लिए, वो एक्साइटेड रहते हैं, जाके मिलेंगे उनसे। बच्चों को अगर नहीं मिलते तो निराशा उनको भी होती है। सो ये इसमें बताया गया है। फिर है आत्म परिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व मींस उनकी पर्सनैलिटी के बारे में उन्होंने क्या बताया है। सो कवि ये कहता है कि जीवन में भाई मुझे चाहे आशा या निराशा जो भी मिला है ना, मैं उससे सेटिस्फाई हूं, ठीक है। और कवि कहता है मैं अपने धुन में मस्त रहता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अब मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। सो कवि जो है वो संसार को मिथ्या समझता है। वो कहता है इस दुनिया में ना आप चाहे आपकी हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, यश हो या अपयश हो, सुखी हो या दुखी हो, वे सब इक्वल है भाई। मतलब उसने इतना सब कुछ सहन कर लिया है कि अब उसको कुछ अलग लगता ही नहीं है और वो हर चीज में सेटिस्फाई हो जाता है, संतोष है उसके अंदर बहुत ज्यादा। और वो अगर वो भी गुस्सा भी होता है तो अपनी कविता के माध्यम से गीत गाकर दुनिया को अपना गुस्सा दिखाता है, अपना आक्रोश दिखाता है। फिर अगला सवाल है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। सो यहाँ पे वे भी उड़ रहे हैं या फिर बच्चों का उड़ान से क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है। तो देखो, पतंग उड़ाते समय बच्चे काफी रोमांचित हो जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं। जिस प्रकार जो उनकी पतंग होती है वो आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयों को छूती है, वैसे ही बच्चे भी अपनी छतों पर जाते हैं ऊंची ऊंची, और उनको कोई खतरे से कोई डर नहीं होता और वो एक अपने मतलब शरीर को हवा में लहराते रहते हैं जैसे कि वो खुद पतंग बन गए हों, इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। सो देखो, आसमान में जब आप रंग बिरंगी पतंगों को देखोगे तो आपके मन में ये आता है कि भाई मैं भी पंछी बन जाऊं, मैं भी दूर दूर जाऊं, इस नभ में इस आकाश में उड़ूं, जाकर दूर क्षितिज तक जाके मैं उड़ूं, है ना। और उसके बाद अगला सवाल है, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां बच्चों को कैसे थाम लेती हैं, अपने शब्दों में लिखो। सो देखो, यहाँ पे कवि जो है हमारे आलोक धनवा जी, वो उन्होंने पतंग कविता लिखी है। वो कहते हैं बच्चों का जो बाल मन होता है, जो बचपन की उनकी बुद्धि है, जो मन है, वो और पतंग की उड़ान, इन दोनों का कनेक्शन उन्होंने बताया है कि जैसे ही शरद ऋतु आती है मींस सर्दी का टाइम आता है तो पतंगे बच्चे उड़ाने लगते हैं। बच्चे अपनी अपनी पतंग को ऊपर दूर आकाश तक ले जाना चाहते हैं। पतंग आकाश में उड़ती है लेकिन पतंग कितनी ऊंची जाएगी ये कंट्रोल बच्चे के हाथ के डोर में होता है। सो इसमें क्या है कि वो अपनी खुशियों में एकदम बेसुध हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता हमारे आसपास क्या चल रहा है। सो ऐसा लगता है मानो पतंग का धागा पतंग के साथ साथ बच्चों को भी थाम रखा हो, ठीक है, कि बच्चे इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं उस पतंग से। पतंग पाठ के भाव सौंदर्य को स्पष्ट करो, मैंने आपको पीछे बता दिया है, ठीक है, उसी को ही आप इसमें भी लिख सकते हो अगर भाव लिखने के लिए आता है या उसकी समरी पूछता है। कवि के पंख लगाकर कौन उड़ता है। सो देखो, सॉरी, कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है, कवि। कवि क्या है कि दूर तक जा सकता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सो कवि का ये होता है कि भाई वो कविता के पंख लगाकर
कहीं भी जा सकता है इमेजिनेशन करते हुए। कविता को किसकी संज्ञा दी गई है और क्यों? सो देखो, कविता को कवि ने एक खेल बताया है। जैसे कि खेल में एंटरटेनमेंट होता है और आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है खेलकर, वैसे ही कविता भी एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, जिसमें कविता जब कोई लिखता है, कोई रचनाकार, तो उसको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है कविता के बहाने कविता में कवि की आशंका क्या है। कवि को यह है कि भाई मतलब क्या कविता का अस्तित्व बना रहेगा, इसका जो एग्जिस्टेंस है आने वाले टाइम में। ये जैसे हम आज प्रगति कर रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमने कविताएं पढ़नी छोड़ दी है। आज की जो हमारी जेन जी जनरेशन है या कोई भी जनरेशन है, वो अब नहीं पढ़ रही है इतनी कविताएं वगैरह। कवि को यही टेंशन है कि क्या ये एग्जिस्टेंस इसकी रहेगी आगे जाकर कविताओं की। फिर इसके बाद आगे अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे अब अगर आगे आप देखोगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, कविता की तुलना चिड़िया से क्यों की गई है। कविता की चिड़िया से तुलना इसलिए की गई है जैसे कि चिड़िया की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। चिड़िया कब किस दिशा में उड़ेगी किसी को नहीं पता, वो उड़ती हुई कहां तक जाएगी उसके बारे में बताना कठिन होता है। वैसे ही कविता के अंदर जो इमेजिनेशंस होती है ना, वो भी नहीं पता भाई कितनी भी इमेजिनेशंस हो सकती हैं। फिर इसके बाद है उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो देखो, कवि जो है हमारे कुंवर नारायण, वो अपनी कविता जिसका नाम है कविता के बहाने, उसमें वो ये कहते हैं कि उड़ने और खिलने को चिड़िया और फूल के माध्यम से स्पष्ट करा है उन्होंने। जैसे कि वो कहते हैं कि चिड़िया क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर जाती है। कवि क्या करता है कि कविता भी अपनी कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ती है। जैसे कि एक चिड़िया उड़ती है, वैसे ही कविता भी उड़ती है। ठीक है, तो कविता की उड़ान भी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। इसी तरीके से जैसे फूल खिलते हैं वैसे कविताएं भी खिलती हैं। जैसे कि फूल खिलता है तो उसकी एक सीमा होती है कि वो मुरझा जाता है, लेकिन कविता जब खिलती है वो मुरझाती नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला सवाल है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं, या कविता को बच्चों के समान क्यों कहा गया है। यहाँ पे क्या है कि कवि कुंवर नारायण जी ने अपनी कविता में बताया है कि बच्चों के खेल में नयापन होता है, बच्चे हमेशा क्रिएटिव होते हैं, एक्टिविटी करते रहते हैं, बच्चों का मन पवित्र होता है, निश्चल होता है, बच्चे भेदभाव नहीं करते, बच्चों के मन में सबके लिए एक जैसी भावना होती है ना, बच्चों के ऊपर कोई लिमिटेशन ज्यादा नहीं होती, वो बंधन से मुक्त होते हैं। सेम वैसे ही कविता भी शब्दों का एक खेल होता है जिसमें एक क्रिएटिविटी होती है, एक नयापन हमेशा होता है, और कविताएं भी बच्चों की तरह सीमा रहित हैं। कविता की भी कोई सीमा नहीं है, कविता में भी कोई भेदभाव नहीं होता। इसीलिए बच्चों के साथ कंपैरिजन किया। फिर है, संचालकों द्वारा अपाहिज को संकेत में बताने का उद्देश्य क्या है। तो जो संचालक हैं, जो भी उस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं कैमरा में बंद अपाहिज चैप्टर में, वहां पे क्या है कि अपाहिज को वो बोलते हैं कि अपना दर्द तुम्हें ऐसे कैमरा में बताना है कि जिससे मतलब बहुत ज्यादा फील हो लोगों को। यहाँ पीड़ित व्यक्ति कोई है और पीड़ा व्यक्त करने का तरीका कोई और बता रहा। भाई मतलब जो अपाहिज है वो अपने हिसाब से बोले ना, लेकिन नहीं, दूरदर्शन वाले उसे कह रहे हैं जैसा हम तुझे बोलेंगे तुझे वैसा दर्द बताना है भाई अपना। फिर है, दूरदर्शन वाले किस अवसर की तलाश में रहते हैं। ठीक है, तो दूरदर्शन वाले तो यही, दूरदर्शन मींस टीवी वगैरह वाले, वो इसी मौके में रहते हैं कि हमारे सवालों के सामने बैठा जो अपाहिज व्यक्ति है वो रो पड़े, वो रोएगा तो हमारा कार्यक्रम थोड़ा इमोशनल हो जाएगा। फिर इसके बाद है, दूरदर्शन वाले कैमरा के सामने कमजोर को ही क्यों लाते हैं। क्योंकि दूरदर्शन वालों को पता है कमजोर लोग जो होंगे वो समाज के अंदर क्या है, लोग उनके लिए थोड़ा सा समझेंगे, प्यार और करुणा रखेंगे। ठीक है, लोग दूसरों के दुख के बारे में जानना चाहते हैं और दूरदर्शन वाले इसी का फायदा उठाना चाहते हैं और अपना कार्यक्रम चलाना चाहते हैं। फिर है कि जो प्रश्नकर्ता मींस जो क्वेश्चन कर रहा है वो अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का एहसास क्यों दिलाना चाहता है। भाई इतना इनह्यूमन क्वेश्चंस वो करता है, प्रश्न वाला जो है वो ये कहता है कि मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, तुम्हें कैसा लगता है। ऐसे में होता क्या है कि जब वो अपाहिज व्यक्ति रोएगा ना ये सारे सवाल सुनकर, तो लोगों के मन में एक यार ये होगा बेचारा ऐसे है वैसे है। ऐसे में कार्यक्रम की टीआरपी बहुत हाई चली जाएगी। ये है, कैमरा में बंद अपाहिज कविता के शीर्षक की सार्थकता बताओ। तो ये शीर्षक बिल्कुल सही है, जैसे कि इसमें कैमरे के सामने लाचार और बेबस लोगों को लाया जाता है जो अपाहिज होते हैं। ठीक है, जिनसे तरह तरह के सवाल किए जाते हैं, मजाक उड़ाया जाता है उनके अपाहिज होने का, और अपाहिज को एक प्रदर्शन की वस्तु बनाते हैं वो वहां पे भाई। ठीक है, फिर उसके बाद है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता आज के व्यावसायिकता के कारण होने वाली संवेदनहीनता को प्रकट करती है। सही बात है भाई, हर कोई कमर्शलाइजेशन के चक्कर में इतना ज्यादा इनसेंसिटिव हो गया है कि भाई वो एक अपाहिज व्यक्ति को भी मजाक में पूछ रहे हैं, उनके जख्मों को कुरेद रहे हैं, उनका दर्द निकालना चाह रहे हैं ताकि कैमरा में वो दिखे दुखड़ा। तो ये बहुत गंदी बात है।
सिल और स्लेट के माध्यम से कवि ने आसमान के रंग के बारे में क्या बताया? सो कवि ने बोला सिल और स्लेट के रंग की तुलना वो आसमान से करते हैं कि जब सुबह के टाइम आसमान गहरे नीले काले रंग का हो जाता है तो उसमें जरा सी सूर्य की लाली मिली होती है, ठीक है, तो वो उसमें ऐसा ही वो कहता है कि भाई थोड़ा थोड़ा लाल लाल सा लगता है। फिर है सूर्योदय से पहले मीन सनराइज होने से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यह सूर्योदय के पहले का प्राकृतिक वर्णन बताओ। तो जो भोर का टाइम होता है सुबह का उषा काल, सो ऐसे में आकाश जो है हमारा आसमान उसका रंग हो जाता है शंख के जैसा सफेद और नीला। तो ऐसे में आकाश जो है वो ऐसा लगता है आसमान जैसे कि राख से लिपा हुआ चौका हो, ठीक है, जैसे कि राख का कलर होता है ना ग्रे ग्रे सा थोड़ा सा सफेद सा वैसा हो। जब उस पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे काले सिलबट्टे पर किसी ने थोड़ा सा लाल केसर डालकर पीस दिया हो और उसे धो दिया हो। सो इतना सुंदर वर्णन किया है यहाँ पे आकाश का। और फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो, ऐसा लगता है जो अब जब आप आसमान में देखोगे, ठीक है, लगता है कि जैसे नीले साफ पानी में कोई गोरी युवती का रिफ्लेक्शन दिख रहा हो। इतने दो चार एग्जाम्पल के साथ उसने बताया है कि कितना सुंदर वर्णन किया है। फिर इसके बाद है उषा कविता के आधार पर हमें वो जादू बताना है जो सूर्योदय होते ही खत्म हो जाता है। तो भाई तो इसका जो जादू है वो ऐसा होता है कि भाई भोर के समय सुबह के टाइम सूर्य की किरणें ऐसी लगती है मानो जादू की तरह, और आकाश इतना सुंदर लगता है सुबह के टाइम। आप कभी उठ के देखना, नीला आकाश लगता है शंख के जैसा पवित्र, और काली सील पर किसी ने केसर डाल दिया हो या काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मल दिया हो, ठीक है, खड़िया मतलब लाल सा जो चौक सा होता है। सो ये सारी चीजें जादू होता है जो कि सूर्योदय होते ही खत्म हो जाता है। फिर है बादल को विप्लव का प्रतीक क्यों माना गया है? तो भाई विप्लव का मतलब होता है क्रांति करना, किसी के अगेंस्ट खड़े होना। सो बादल भी क्रांतिकारी होते हैं क्योंकि बादल गरजते हैं, बारिश करते हैं, और बारिश होने से क्या होता है गर्मी से लोगों को राहत मिलती है, जो धरती तपी हुई होती है वो ठंडी होती है, मौसम सुहाना हो जाता है। सो ऐसे में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सो इसीलिए कवि कहते हैं कि बादल एक क्रांति का प्रतीक है जो बदलाव लाते हैं। क्रांति का अग्रदूत क्या होता है, इसका मतलब क्या है? सो कवि ने बादल को बोला है कि बादल क्या है कि इसकी तुलना करिए शोषित वर्ग से। वो लोग मतलब यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है कि आसमान में जो बादल है वो क्रांति का प्रतीक है, और वो कहता है कि वो पूंजीवादी लोग जो है वो निम्न वर्ग के लोगों को तंग करते हैं। आपको पता है भाई जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को तंग करते हैं, संपत्ति ज्यादा है क्योंकि उनके पास। तो ऐसे लोग जो हैं कि मतलब जो शोषित लोग होते हैं, जो लोगों के साथ शोषण हो रहा है, उनको बादल से सीखना चाहिए कि भाई क्रांति करो, अपनी आवाज उठाओ, जब भी आप बदलाव ला पाओगे। फिर एक कवि द्वारा उकेरे गए किसान के बिंब को अपने शब्दों में बताओ। यहाँ बादल राग कविता में किसान के बारे में क्या बताया गया है? सो यहाँ पे ये बताया जाता है कि किसान जो है वो अत्याचार झेलते हैं, त्राही त्राही हो रखी है, हड्डियों का ढांचा लगते हैं किसान देखने में, और उनका जीवन मानो ऐसा है जैसे जान चली गई हो। और उनको क्या है कि मतलब बादलों पे वो ज्यादा डिपेंड हैं, और वो उनके हाथ पैर बाजुएं निर्बल हो चुकी हैं, कमजोर हो चुकी हैं। सो वो अपने बादलों को बुला रहे हैं कि भाई कुछ बदलाव हो, ठीक है, ये बताया जा रहा है। कविता में किसको शोषक कहा गया है? शोषक वो होता है जो तंग करता है किसी को, तो वो वही लोग हैं जो पूंजीपति हैं, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, वो निम्न वर्ग के लोगों को तंग करते हैं, ये बताया जा रहा है। इसके बाद है बादल राग कविता में निराला ने शोषितों की वेदना को स्वर दिया है, टिप्पणी कीजिए। सो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो लोग तंग होते हैं, गरीब लोग हैं, उनकी पीड़ा को दिखाया है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। कवि का मानना है जो पूंजीपति लोग होते हैं उन्होंने खून चूस लिया है गरीबों का, और अब इनके शरीर में बस हड्डियां ही हड्डियां बची हैं। फिर इसके बाद है बादल राग के आधार पर हमें धनी शोषकों की जीवन शैली को बताना है। सो यहाँ पे बादल राग में बताया गया है कि जो धनी लोग जो होते हैं वो गरीब और मजदूर और किसानों का शोषण करते हैं, और उनका कोठी बंगला महल बहुत ही ज्यादा अच्छा बना हुआ है, और वो गरीबों का पैसा लूटकर ही उन्होंने बनाया है। ये जो इनकी अट्टालिका है, ये जो इनकी कोठियां हैं, ये बहुत बड़े बड़े भवन होते हैं जिनमें ये लोग योजनाएं बनाते हैं बैठकर कि कैसे किसानों का शोषण करना है। लेकिन इन लोगों को, पूंजीपतियों को, डर भी होता है कि कहीं ये किसान हम पे हमला ना कर दें किसी दिन। बादल राग के आधार पर हमें यह लिखना है कि वज्र गर्जन से कौन त्रस्त है और क्यों। सो वज्र गर्जन से जो पैसे वाले लोग हैं ना, उनको बड़ा डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि ये लोग जो किसान है वो क्रांति ना कर दें, जिससे कि ये लोग आके हमारी धन संपत्ति छीन ना लें आके। सो ऐसे में इनको बहुत ज्यादा डर रहता है कि हमारी सुख सुविधा कभी भी जा सकती है।
इसके बाद अगला सवाल है, कवितावली में जो छंद आए हैं उसमें हमें बताना है कि क्या तुलसीदास जी को अपने टाइम के बारे की मतलब आर्थिक विशेषताएं पता थी। सो इसमें हमें यह पता चलता है कि तुलसीदास जी को अपने टाइम की आर्थिक विशेषताओं की अच्छी समझ थी और तुलसी जी ने अपने टाइम के जो भी हालात थे वो अच्छे खासे शब्दों में लिखे हैं और उन्होंने बताया है कि कैसे उनके टाइम पे बेरोजगारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, मजदूर, किसान और नौकर भिखारी सभी को काम नहीं मिल रहा था। ठीक है, गरीब इतनी ज्यादा मतलब संख्या बढ़ती जा रही थी कि लोग अपने बच्चों तक को बेच रहे थे, भुखमरी बहुत ज्यादा थी। फिर अगला सवाल है, पेट की आग को शांत करना राम भक्ति का मेघ ही ये हो सकता है कि पेट की आग राम भक्ति से शांत होती है, क्या ये बात सही है? सो तुलसी जी यहाँ पे ये कहते हैं कि जो हमारे पेट की आग होती है, ठीक है, जो हमारे पेट की आग होती है वो हम भक्ति कर कर ही उसको बुझा सकते हैं। सो तुलसी जी के टाइम पर नहीं, है आज भी बात सच है। मनुष्य का जन्म होता है, हमारे कर्म, कर्म का फल सब ईश्वर से ही हमें मिलता है। तो समाज में दिखाई देता है कि करोड़ों लोग काम करते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही लोग सफल होते हैं। सो इसमें है क्या कि आपको मेहनत करनी है लेकिन फल की ज्यादा नहीं सोचनी। आपको मेहनत के साथ साथ थोड़ा आपके ऊपर ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए, जब भी आप कुछ अचीव कर पाते हो। फिर इसके बाद अगला सवाल है, धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्ति हृदय वाली है। तो देखो तुलसीदास जी जो है वो बहुत स्वाभिमानी हैं और भक्त वाले दिल के हैं और वो किसी भी कीमत पर अपना स्वाभिमान कम नहीं होने देना चाहते और वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए भाई कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, समाज के लोग चाहे उन्हें कितना भी बुरा बोले, वो खुद को भगवान राम का परम भक्त मानते हैं। ठीक है, जात पात का भी वो विरोध करते हैं, जो रीति रिवाज हैं फालतू के वो भी वो कहते हैं गलत है। फिर अगला सवाल है, भ्रातृ श्लोक में राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा। जब उनके भाई भगवान श्री राम जी मूर्छित हुए, सो भगवान राम की जो इमोशंस थे वो एक भगवान वाले नहीं, एक इंसान वाले थे, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सही बात है कि वो अपने भगवान वाला रूप छोड़कर एक इंसान की भांति रोते हैं और याद करते हैं अपने भाई को कि भाई कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा और महान क्यों ना हो, वो एक मानव भी तो है ना। सो मनुष्य के दिल में भाई दुख तो होता है, इमोशंस होते हैं। सो ऐसे में भगवान राम जब विलाप करते हैं, जब दुखी होते हैं, तो वो जो लक्ष्मण जी को याद करते हैं, शोक में डूब जाते हैं। ठीक है, ये बताया जा रहा है। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के आने से करुण रस के बीच वीर रस आ गया। कैसे? तो हनुमान जी जब लक्ष्मण का इलाज करने के लिए संजीवनी बूटी लेने पर्वत गए थे, हिमालय पर्वत, तो उन्हें आने में देर हो गई। यहाँ पे माहौल पूरा रोने वाला हो चुका था, वानर सेना में बहुत दुख था। सो ऐसे में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और जो वैद्य जी थे उन्होंने जल्दी से जल्दी संजीवनी बूटी की दवा बनाई और लक्ष्मण जी को पिलाई और लक्ष्मण जी ठीक हो गए। सो लक्ष्मण जी के उठने से जो शोक था, जो दुख था, वो खत्म हो गया, सभी लोग एक्साइटेड हो गए बस। और ये वाला आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। इसके बाद है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव बताना चाह रहा है? सो रक्षाबंधन क्या है? एक मीठा और पवित्र बंधन होता है जो राखी का बंधन है। रक्षाबंधन का जो कच्चा धागा है वो बिजली के लच्छे की तरह होता है। ठीक है, जो कि वास्तव में सावन का संबंध आप अगर देखोगे, जो सावन होता है हमारा, वो बारिश या फिर बादलों से हम करते हैं। ठीक है, और घटा यानी कि बादल कहीं ना कहीं बिजली से जुड़े हुए हैं। सो ऐसे ही भाई जो है, भाई और बहन का भी जो संबंध है वो कुछ इसी तरीके से होता है कि ये जो बंधन है ये पवित्र और बिजली की तरह चमकता रहे। फिर अगला सवाल है, जो रुबाइयां आपकी कविता हैं उस पर घर आंगन में दिवाली और राखी का जो टाइम है वो कैसा दिखता है? सो दिवाली के त्योहार के बारे में कवि बताता है कि घर में पुताई हो रही है, साफ सफाई हो रही है, सजाया जा रहा है, घर में मिठाई के नाम पर चीनी की खिलौने आ रहे हैं। ठीक है, रोशनी दीपक वगैरह जलाए जा रहे हैं। और मैं अगर आपको बताऊं, बच्चे के छोटे से छोटे घर में दिए के मतलब जलाने से माँ का मुखड़ा भी बहुत ज्यादा मतलब चमक जाता है, बच्चा भी खुश है, दिए वगैरह जल रहे हैं। सो रक्षाबंधन का त्योहार तो देखो सावन के टाइम पे आता है और इस त्योहार पर आप अगर देखोगे आसमान में थोड़े थोड़े बादल छाए रहते हैं। सो ये इसमें बताया जा रहा है। छोटा मेरा खेत, इसके अंदर अंधड़ और बीज का मतलब क्या है? तो छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने ये कहा है कि जिस तरीके से आंधी तूफान या फिर हवा या गर्मी या बारिश, ये सभी खेती को क्या करते हैं, उपजाऊ बनने में, बीज को रोपित होने में मदद करते हैं, वैसे ही उसी तरीके से जब तक एक कवि अपनी कल्पना से, अपने भाव, इमोशन से और विचारों से जब तक कविता नहीं लिखेगा तब तक वो कविता लोगों को पसंद नहीं आएगी।
सो लोग उस कविता को भली भांति समझ नहीं पाएंगे अगर आप सही से नहीं लिखोगे। सो कहने का मतलब है कविता का बीज बोना है तो आपको विचारों की आंधी, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, आपके दिमाग में वो आंधी आनी चाहिए, विचार हो आपके दिमाग में उतने। बगुलों के पंख कविता का प्रतिपाद्य क्या है? तो देखो ये सुंदर सी कविता है जिसमें आकाश में उड़ते हुए बगुलों की जो पंक्तियां हैं, लाइन में बगुले उड़ रहे हैं, वो दिखाया जा रहा है। ये बगुले जो हैं ये कजराले बादलों के ऊपर भाई शाम के समय में उड़ रहे हैं और ये बहुत सुंदर दृश्य है। कवि इस दृश्य को देखकर अटक गया है भाई, उन्हीं को देखे जा रहा है, ठीक है, और वो चाहता है कि वो इसी तरीके से इनको देखता रहे। पाती बंदी से कवि का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है एकता। जैसे ऊंचे ऊंचे आसमान में जो बगुले हैं वो लाइन लगाकर एक साथ चलते हैं, ऐसे ही इंसानों को भी एकता के साथ रहना चाहिए ताकि आप सभी का विकास हो सके, हमें फिर किसी का डर नहीं होगा। फिर है कवि किसे रोक कर रखना चाहता है और क्यों? सो कवि शाम के टाइम जो बगुलों का नजारा देख रहा है, कवि चाहता है कि ये नजारा यहीं रुक जाए और मैं उसका मन, मतलब कवि का मन नहीं भर पा रहा है और वो ये सुंदरता को देखते रहना चाहता है। अब हम आएंगे अपने गद्य खंड के ऊपर आरोह पुस्तक के अंदर। तो आरोह पुस्तक से सबसे पहला सवाल, भक्तिन द्वारा अपना नाम छिपाने का क्या कारण था और भक्तिन को ये नाम किसने दिया था और ये नाम देने का कारण क्या रहा होगा? सो भक्तिन का वैसे तो नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मीन लक्ष्मी, और लक्ष्मी अपने नाम के अनुरूप संपन्न नहीं थी। नाम तो लक्ष्मी है पर वो वैसे गरीब थी, सो वो इसलिए अपना नाम किसी को नहीं बताती थी क्योंकि उसका नाम लक्ष्मी और वो गरीब है। सो लक्ष्मी वाले लक्षण तो दिखते नहीं थे उसकी लाइफ में। सो लक्ष्मी को तो धन की देवी कहा जाता है, लेकिन जो भक्तिन है वो तो दीनहीन थी, गरीब थी। सो लोग उसका मजाक भी बना दिया करते थे, उसको ये डर लगता था कि भाई और कोई मेरा मजाक ना बनाए, सो वो अपना नाम नहीं बताती थी। और ये नाम उसे उसके पिता ने दिया था क्योंकि घर परिवार में जब बेटी का जन्म होता है तो उसको लक्ष्मी ही माना जाता है। भक्तिन के चरित्र की विशेषताएं बताओ उदाहरण सहित। सो भक्तिन महादेवी वर्मा की सेविका थी, काइंड ऑफ आप कह सकते हो जो नौकर वगैरह होते, और वो महादेवी से उम्र में 25 साल बड़ी है और वो इतनी सेवा भाव करती हैं जैसे कि माँ बाप करते हैं। सो भक्तिन क्या है, महादेवी की छाया के समान उनके साथ रहती थी हमेशा 24 घंटे, उनकी नज़र अपने स्वामी के ऊपर ही रहती थी, ठीक है। और वो महादेवी वर्मा जहाँ भी जो है देखती थी तो वहीं फटाफट तुरंत पहुंच जाती थी भक्तिन उनकी हेल्प करने। सो भक्तिन वैसे तो डरपोक और कंजूस है, लेकिन वो अपनी स्वामिनी यानी कि महादेवी वर्मा के लिए अपना डर और अपनी कंजूसी हर चीज़ को साइड कर देती थी। सो वो कहीं भी उनका साथ छोड़ना नहीं चाहती थी, वो सचमुच में बहुत ही अच्छे से डेडिकेटेड होकर रहती थी। और इससे क्या है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे वो उसकी गार्जियन हो। महादेवी वर्मा और भक्तिन के संबंधों की 3 विशेषताएं बताओ। सो महादेवी वर्मा और आप देखोगे ये इनका नौकर नौकरानी मालकिन वाला संबंध नहीं है, जबकि बहुत ही अच्छी सहेलियों की तरह ये दोनों रहते थे। नौकर को क्या है, एक लिमिटेड काम दिया जाता है, जबकि भक्तिन जो है वो महादेवी से पूछ पूछ कर काम और भी करती रहती थी। और चले जाने की आज्ञा पाकर भी भक्तिन अवज्ञा के साथ हंस पड़ती थी। मीन्स कभी आई एम सो सॉरी। सो कभी कभी होता क्या था कि भक्तिन कभी कभी बात नहीं भी मानती थी मजाक में। फिर है बाजारूपन से क्या तात्पर्य है और किस प्रकार के व्यक्ति हैं जो बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। तो बाजारूपन का मतलब होता है कि जरूरत कम और दिखावा ज्यादा करना, यानी कि इससे क्या होगा, आप अगर अपनी जरूरत का नहीं बल्कि लग्जरी बहुत ज्यादा दिखावट के लिए सामान खरीदोगे, सो बाजार का सारा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, लोगों में अपनापन नहीं रहता, ठीक है, और व्यवहार भी एक दूसरे का फिर अच्छा नहीं होगा आप अगर ज्यादा दिखावा करोगे अपने दोस्तों में। सो होता क्या है कि भाई आप अगर देखोगे जो ग्राहक होता है और जो बेचने वाला दुकानदार है उसके संबंध सिर्फ व्यावसायिक होते हैं, और इस तरह से एक को हानि पहुंचाकर दूसरा अपना लाभ उसमें देखता है कि भाई एक दुकानदार और एक ग्राहक के बीच का जो रिलेशन है ना वो फायदे और नफे का होता है। कि जो आप अगर देखोगे हर कोई चाहता है कि जो ग्राहक है वो चाहता है मैं सस्ते में ले लूं, जो बेचने वाला है वो चाहता है मैं महंगे में बेच दूं। सो ऐसे में बाजार को सार्थकता वही लोग दे सकते हैं जिनको अपनी जरूरतें पता है कि भाई मुझे लेना क्या है। बाजार की चमक दमक में आपको नहीं फंसना, ठीक है, आपको ईर्ष्या वगैरह से दूर रहना है, किसी से घृणा नहीं करनी। लेखक ने बाजार का जादू किसे कहा और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। सो जो बाजार की चमक दमक होती है ना ये मैग्नेटिक आकर्षण होता है, इसी को बाजार का जादू कहा गया है। ये जादू जो होता है ना ये भाई लोगों को इतना अट्रैक्ट करता है कि लोग जो जरूरत की चीजें नहीं होती वो भी ले आते हैं।
फिर है परचेसिंग पावर का क्या तात्पर्य है। सो परचेसिंग पावर का मतलब यहाँ पे ये होता है खरीदने की शक्ति। जो लोग बाजार को विनाश मतलब बाजार का विनाश कर देते हैं। अगर जो ज्यादा पैसे वाला है वो ऐसे उड़ाता रहेगा, किसी भी रेट पर कुछ भी खरीद लेगा। सो जो लोग गरीब हैं वो तो बार्गेनिंग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो बिना रेट भाव करे सीधा सामान उठा के जा रहे हैं, तो वो लोग उन्हीं को बेचेंगे ना अपना सामान, तो इससे गरीब लोगों का बहुत बुरा हो जाएगा। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। सो जब जादू चढ़ता है सो मन का संतुलन खो जाता है और हम खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाते, और बाजार में हर वस्तु को खरीदने का आपका मन होता है और हम जरूरत से ज्यादा सामान भी खरीद लेते हैं और जेब में रखा सारा पैसा हमारा उड़ जाता है। और जब ये जादू उतरता है तो बाद में क्या होता है कि भाई खरीदारी करने पर हमें अपनी गलती का पता चलता है कि हमने क्या किया है, कि भाई जिस चीज की जरूरत नहीं थी वो भी हमने खरीद ली है, हमने बेफालतू का पैसा उड़ा दिया है और हम अपनी कंट्रोल वाली शक्ति खत्म करते जा रहे हैं। फिर है लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों कहा। तो देखो लुट्टन पहलवान वो ढोल को अपना गुरु कहता है क्योंकि चांद सिंह पहलवान से जब वो अपनी कुश्ती लड़ रहा था तो उस समय ढोल बजाया जा रहा था और वो ढोल की जो ताल थी वो उसको बहुत मोटिवेट कर रही थी और इसी वजह से वो जीत पाया था। सो तब से वो ढोलक को ही अपना गुरु मानता है कि जब जब ढोलक बजेगा भाई मैं जरूर जीतूंगा, और वो ढोल की आवाज में ही अपने सारे दांव पेच खेलता था। पहलवान की ढोलक की उठती और गिरती आवाज बीमारी से दम तोड़ रहे गांव वाले लोग जो हैं उनके में संजीवनी का संचार कैसे करती थी। सो गांव में महामारी फैल चुकी थी। जो लुट्टन पहलवान का गांव था उसके बेटे भी मर चुके थे, लेकिन फिर भी लुट्टन पहलवान ढोल बजाता था और उसकी ढोल की आवाज रात में सभी लोगों को एक एनर्जी देती थी। क्योंकि गांव के अंदर क्या है कि भाई जो ढोलक की आवाज है ना वो संजीवनी बूटी का काम कर रही थी। लोग ढोलक की आवाज सुनते थे तो बूढ़े बच्चे जवान उनकी कमजोर आंखों के सामने वो दंगल चलने लगता था और वो लोगों के अंदर एक एनर्जी आ जाती थी। सो लोगों के बेजान अंगों में भी बिजली दौड़ जाती थी ढोल की आवाज सुनकर। सो ढोल की आवाज मरे हुए प्राणियों में भी आप ये समझ लो कि भाई जान फूंक सकती थी। सो ऐसे में लोग फिर डरते भी नहीं थे अपनी मौत से। शिरीष को अद्भुत अवधूत क्यों कहा गया। शिरीष का फूल। सो लेखक ने शिरीष को बताया है कि ये भाई कालजयी है, मीन्स ये काल से भी नहीं डरता, ये अवधूत है। अवधूत का मतलब होता है वो सन्यासी जो हर चीज की वासना और ये मटीरियलिस्टिक थिंग से ऊपर उठ चुका है। सुख दुख हर कंडीशन में आप एक जैसे हो ना, सो आप अवधूत हो, वो सन्यासी बन चुके हो आपकी, आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खुश रह सको। सो ऐसा ही शिरीष का पेड़, शिरीष का फूल है। वो भयंकर गर्मी सहता है, उमस में जीता है, लू चलती है उसके बीच भी खड़ा रहता है। वसंत का टाइम आता है तो वो लहकता है, हिलता डुलता है, भादों के महीने तक फूलता फलता है, उसके पूरे शरीर पर फूल ही फूल होते हैं शिरीष के। सो ये है। फिर अगला सवाल, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर क्या संकेत किया है। सो लेखक यहाँ पर यह कहता है कि जैसे आज शिरीष का जो फूल है वो आप अगर देखोगे वैसे लोग नहीं मिलेंगे आपको। जब जब जो कवि है वो या फिर जो लेखक है वो शिरीष को देखता है तब तक उसके मन में ये आता है, वो कहता है कि भाई इससे हमें कितनी प्रेरणा मिलती है यार, ये कितना आत्मविश्वास है इसके अंदर। बट ऐसे लोग तो आज की डेट में ख़त्म हो चुके हैं। तो भाई अब तो लोगों को क्या है कि बस बॉडी से प्यार होता है, लोग बस देह को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है, और आत्मविश्वास लोगों के अंदर ख़त्म होता जा रहा है। वो लोग बस शरीर को ही बस इंपॉर्टेंस देते हैं, मन को नहीं देते, मन की कोई नहीं समझता, शरीर की हर कोई समझता है। सो ये बताया जा रहा है। फिर है शिरीष का फूल आज के समय में हमें क्या सीख देता है। तो शिरीष का फूल ये जो आप चैप्टर पढ़ते हो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। सो इसमें शिरीष का फूल चाहे कैसा भी मौसम है कैसा भी है ये हमेशा जैसा रहता है ना, हमें भी इसके जैसा रहना चाहिए, हमें यही सीख मिलती है इससे। तो सिंपल है, ये रिपीट हो रहा है। और शिरीष के फूल के माध्यम से हमें क्या ये पाठ का उद्देश्य है। सो ये भी आप इसमें 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप सेम आंसर लिख सकते हो इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप ना मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क है। सो लेखक जो है वो जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप नहीं मानता, क्योंकि आप अगर देखोगे कि भाई ये मतलब व्यक्ति के अंदर जो क्षमता होती है वो ना देखते हुए
उसकी जाति पाति, उसका वर्ग क्या है, उसका वो जन्म कहाँ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम दे दिया जाता है। मीन्स उसके माता पिता समाज में किस लेवल पर हैं उसके अकॉर्डिंग उसको परखा जाता है। सो व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका श्रम विभाजन होना गलत बात है। जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका काम बटा हुआ है पैदा होने से पहले ही। पैदा हो जाओगे आपको ये काम करना है। तो यहाँ पे अंबेडकर जी कहते हैं गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या है कि अपना पेशा बदलने की अनुमति होनी चाहिए। आप चाहो तो कभी भी कुछ भी करो, क्योंकि ये चार जो मैंने चीजें बताई है ना, ये सबके पेशे बटे हुए हैं स्टार्टिंग से। सो ये इसको गलत मानते हैं। फिर इसके बाद है जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण है। कैसे? देखो, जाति प्रथा में क्या होता है, आपको किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो। जैसे कि मान लो कोई शूद्र है, सो उसका काम जो दिया गया है, मतलब जो भी A to Z काम है उसके जो माँ बाप ने किया है वो वही काम कर सकता है, वो प्रोफेशन बदल ही नहीं सकता अपना। सो ऐसे में ये बहुत गलत बात है। वो अपना प्रोफेशन नहीं बदलेगा और उस चीज़ में अगर प्रोफेशन में नहीं फायदा हो रहा, वो तो भूखा मरेगा भाई, बेरोजगारी से मर जाएगा। सो आज इतनी भयंकर जाति प्रथा है कि लोग जो है जो मतलब एक समय पे मर रहे थे भाई भूखे। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे संविधान में जब से बदलाव हुए हैं, अब सबको इक्वलिटी है, सो लोग नए नए प्रोफेशंस को भी अपना रहे हैं। ठीक है, सो ये इसमें बताया गया है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक अंग ना मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क थे, तो ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सो इस तरीके से भी आ सकता है। सो अंबेडकर की कल्पना में एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, एक आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं समाज में स्वतंत्रता होनी चाहिए, समाज के अंदर सभी लोगों को समान समझा जाए, इक्वालिटी हो, भाईचारा हो। जब ऐसा समाज होगा, सभी लोगों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करने की अनुमति होगी, सो भेदभाव नहीं होगा, सो ये समाज बहुत अच्छा होगा। सो ये इसके बाद है आदर्श समाज की स्थापना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार कितने आप अच्छे समझते हो। तो वो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, समानता, भाईचारा। वो कहते हैं कि जब ये आदर्श समाज होगा ऐसा, तो सभी को फायदा होगा इसका, सभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी के हित मतलब यहाँ पे होंगे और समाज में सबके लिए आप अगर देखोगे सबको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। समाज में भाईचारा होगा, जैसे दूध और पानी का मिक्सअप होता है ना, वैसे ही सभी लोग भाई भाई की तरह रहेंगे। हर कोई अपने साथियों से प्यार करेगा, सम्मान मतलब एक दूसरे का करेगा। फिर है मेंढक मंडली से लेखक का क्या तात्पर्य है और वो उन पर पानी डालने को व्यर्थ क्यों मानता था। तो जो लोग गांव में घूम घूम पर मतलब घूमते घूमते पानी मांगते थे, ठीक है, 10-12 से लेकर 16-18 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो जो है उसी को ही लेखक ने यहाँ पर मेंढक मंडली कहा है। और वो लेखक का ये मानना है कि जब चारों ओर पानी की कमी है, किल्लत है, तो ऐसे में ये इतनी मुश्किल से जो पानी आ रहा है, यहाँ के लोग भर भर के इन बच्चों के ऊपर पानी क्यों बिखर देते हैं, ये पानी की बर्बादी है, ये गलत बात है, अंधविश्वास है। अगर इन बच्चों को आप इंद्र की सेना समझकर पानी डाल रहे हो या आप कुछ और कह रहे हो, ये गलत बात है। ठीक है, ऐसे करने से कोई बारिश वारिश नहीं होने वाली। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है और नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। सो भारत आपको पता है एक कृषि प्रधान देश है। भारत की ज़्यादातर भूमि पर जो है सिंचाई होती है, जो इरिगेशन होती है, नदियों का पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें। सो भारत में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, पशु पक्षी हैं, जिनको देवता के समान माना जाता है, उनकी पूजा करी जाती है। और गंगा नदी को भी हमें यहाँ पे गंगा मैया कहा जाता है इंडिया में। सो गंगा नदी का जल काफ़ी ज़्यादा अमृत के समान माना जाता है, उसके में कभी कीड़े नहीं पड़ते भाई गंगा नदी के पानी में। और लोगों का मानना है कि गंगा नदी में नहाने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में ही इसीलिए गंगा मैया की जय सभी लोग बोलते हैं। अब हम चलेंगे अपनी वितान बुक की तरफ, जो कि है आपकी वितान भाग 2। सो इसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है यशोधर बाबू का जो चरित्र है वो कैसा है, उस पर प्रकाश डालो। सो उनको सादगी पसंद है भाई, सिंपलिसिटी बहुत। ना तो वो कोई पार्टी करते हैं, ना कोई लग्जरी, ना कोई तामझाम। पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। परंपरावादी, बड़े भाई वो पुरानी परंपराओं को लेकर चलते हैं, समाज में सभी रिश्ते निभाते हैं और आधुनिक परंपराओं को नहीं अपनाते। आदर्शवादी, तो यशोधर बाबू जो हैं बड़े आदर्शवादी हैं, जीवन भर वो अपने आदर्शों पर चलते हैं, अपने उसूलों पर चलते हैं, अपने विचारों से कोई समझौता नहीं करना चाहते। यशोधर बाबू किशन दास से कहाँ तक प्रभावित थे। तो यशोधर बाबू जो है वो किशन दास से बहुत ज्यादा कह सकते हो कि प्रभावित थे, क्योंकि वो
उनका जो व्यवहार है, ठीक है, और आप अगर देखोगे भारतीयता के जो हमारा जो कल्चर है वो कितना अच्छे से संभाल के रखते हैं, साधारण रहन सहन है, दौलत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देना, ये सारी चीज़ें यशोधर बाबू ने किशन दास से ही सीखी थी और उन्हीं से सीखकर उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई करा था। सो यशोधर बाबू जो है वो आधुनिक नहीं होना चाहते, ठीक है, विरुद्ध हैं इस चीज़ के वो, और वो अपने आदर्श किशन दा के ही संस्कारों पर चलना चाहते हैं। यशोधर बाबू बच्चों की आधुनिकता के विरोधी हैं। जो उनके बच्चे हैं यशोधर बाबू के, वो मॉडर्न हैं। पत्नी का पहनावा, लड़कों के चाल चलन, हाव भाव, वो उनको अच्छा नहीं लगता। जो उनकी लड़की आधुनिक कपड़े पहन रही है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। सो ऐसे में यशोधर बाबू आज के समय के साथ अपना जीवन नहीं बदलना चाहते, ठीक है, और वो किशन दा ने जो उन्हें सिखाया है वो वैसा ही रहना चाहते हैं। फिर है सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। तो सिंधु सभ्यता इतनी सुंदर है जिसमें कोई राजा महाराजा का ज्यादा रोल नहीं था, कोई धर्म वरम का ज्यादा वर्चस्व नहीं था, बल्कि समाज ने मिलकर उस सभ्यता को अच्छा बना रखा था। क्योंकि उस काल के जो लोग हैं वो भाई कला में बहुत एक्टिव थे, ठीक है, टैलेंट बहुत था उनके अंदर। और उस काल में आप देखोगे, आप अगर जो चीजें मिली हमें, पत्थर की मूर्तियां, धातु की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, उन पे जो चित्रकारी करी हुई है, जो पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की छवियां उन्होंने बना रखी हैं, जो मोहरें बना रखी हैं उन्होंने, जो उनके खिलौने हैं, जो चीजें आभूषण वगैरह मिल रहा है, या जो लिपि मिली है, भाई इससे पता चलता है वो लोग कितना ज्यादा कलाकार थे, कितना ज्यादा वो इंटेलिजेंट थे। सो अब यहाँ पे मोहनजोदड़ो नाम से जो जगह है, वहां पर खुदाई करने पर एक दाढ़ी वाला एक मूर्ति सी निकली है, सर सा निकला है। माना जाता है ये वहां का नरेश था, वहां का राजा हो सकता है, कोई पुरोहित हो सकता है, या हो सकता है कि भाई वहां पे राजतंत्र हो, राजा वाजा का शासन हो, पर कोई पक्का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे में वो यहाँ पे समाज से चलते थे ये सभी लोग, कोई राजा महाराजा का इतना ठोस प्रमाण मिलता नहीं है हमें। फिर उसके बाद है सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। मीन सिंधु वालों के पास, हड़प्पा वालों के पास सब कुछ था, हर साधन थे, और लेकिन फिर भी उनमें कोई आडंबर नहीं था। सो ये बिल्कुल सही बात है। जहां पर आप दूसरी सभ्यताओं को देखते हो तो वो वहां पे कोई ना कोई राजा चलाता है उन सभ्यताओं को, या कोई धर्म का बोलबाला होता है। बड़े बड़े सुंदर महल, पूजा और मंदिर वगैरह, मूर्तियां और पिरामिड और मंदिर मिलेंगे, आप कोई भी दूसरी सभ्यता पढ़ लो, ठीक है। और लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई पिरामिड नहीं है, कोई पूजा के स्थल नहीं है। यहाँ पर लोग जो है ना वो अपने शहरों को अच्छा बनाते थे, अपनी वास्तुकला उनकी अच्छी थी, उनकी मोहरें बहुत अच्छी थी, जो ठप्पे लगाते थे वो, जो उनकी पानी की व्यवस्था थी, जल निकासी वो बहुत अच्छी थी, साफ सफाई वो लोग बहुत अच्छे से रखते थे। और खुदाई में वो छोटी छोटी मूर्तियां निकलती हैं, खिलौने निकलते हैं, मिट्टी के बर्तन निकलते हैं, नाव निकलती है। सो इससे पता चलता है कि वो लोग कितने ज्यादा टैलेंटेड थे, कितना कुछ था, फिर भी आडंबर नहीं था उनके अंदर किसी प्रकार का। मोहनजोदड़ो की गृह निर्माण योजना पर संक्षिप्त में प्रकाश डालो। सो मोहनजोदड़ो वाले घर कैसा बनाते थे? सो ये लोग क्या करते हैं कि शहर के मुख्य सड़क के दोनों ओर घर बनाए जाते थे। ये सड़क है, इसके दोनों तरफ घर बनाए जाते थे, लेकिन किसी भी घर का जो मेन गेट है वो सड़क की तरफ नहीं होता था, वो गली के अंदर जाके होता था। और हर घरों में पानी के निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और घर जो है वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। छोटे घरों में खिड़कियां नहीं होती थी, लेकिन जो बड़े बड़े दुर्ग होते थे, बड़े बड़े महल टाइप से, वहां पर खिड़कियां और रोशनदान होते थे। नॉर्मल जो घर थे वहां पे खिड़कियां नहीं होती थी बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। और एक लाइन से सभी घर बने हुए थे, कतार से। और शहर में बस्तियों की शहर में बस्तियों की व्यवस्था भी बहुत सुंदर थी। छोटे और जो काम करने वाले लोग हैं वो बस्तियों में रहा करते थे। कुछ ऊपर की तरफ बस्तियां बना रखी थी। सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, एक तो दुर्ग जो थोड़ा ऊंचाई पर बना है, और एक निचला शहर, बीच में दीवार होती थी। दुर्ग में क्या है कि बड़े बड़े जो है सार्वजनिक भवन होते थे, वहीं जो निचला शहर है वहां आम लोग रहते थे, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग होते थे। सो ये है। फिर है जूझ नाम से जो कहानी है, इसका जो टाइटल है वो कहां तक सही मानते हो आप उसको? क्या ये उसके चरित्र की विशेषता बताता है? जो जूझ टाइटल है, जूझ का मतलब होता है संघर्ष करना। सो ये आप अगर देखोगे हमारा जो कैरेक्टर है उसके बारे में बिल्कुल सही है। बचपन से हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, उसने अभावों में पला,
बहुत विपरीत परिस्थितियां उसने देखी, उसके अंदर लगन थी, वो अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहता था, मानसिक रूप से बहुत वो पक्का था। सो वो दृढ़ एक इच्छा शक्ति थी, क्योंकि उसके अंदर भाई एक वो अपने पढ़ने के लिए पिता को दत्ता जी के माध्यम से मनाना, ठीक है, कि वो अपने पिता को मनाना चाहता था कि मुझे पढ़ने दो, दत्ता जी को बोलकर उन्होंने मनवाया। दूसरी ओर वो पढ़ते पढ़ते कविताओं भी मतलब कविताओं में भी इंटरेस्ट लेने लगा। फिर उसके अंदर पढ़ने की लगन बहुत ज्यादा थी, ठीक है, कितने ही उसके क्लासमेट्स उसको तंग करते थे लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से पढ़ता था। और उसने अपने क्लास के मित्र बसंत के साथ उसने पढ़ने की लगन को दिखाया कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद है स्वयं कविता रच लेने का ये जो आत्मविश्वास है, ये लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो खुद से कविता लिखना, ठीक है, ये आत्मविश्वास लेखक के मन में इस तरीके से आया कि उसे पढ़ाने वाले जो मराठी के टीचर थे सौंदलगेकर जी, वो कविताएं बहुत अच्छी करते थे। सो जब वो क्लास में कविताओं को गाते थे एक लय में, एक वो जो गाने की गति होती है, स्पीड होती है, और बहुत अच्छे से जब वो बताते थे, सो कविता के जो इमोशंस होते थे उसको वो एक्टिंग करके भी दिखाते थे। तुकबंदी करने लगा ये सब देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस पूरे स्टोरी का। सो वो उनसे प्रेरणा ली और अपने आसपास के दृश्यों को देखकर जो इसमें जो मेन कैरेक्टर है हमारा, वो कविताएं बनाने लगा। धीरे धीरे वो कविताओं को लिखता गया, गाता गया, और मास्टर जी भी बहुत खुश हुए उनसे। पूरे स्कूल के सामने उसने वो कविता गाई, ठीक है। और इससे क्या है कि बहुत ज्यादा जो हमारा लेखक था जिसका नाम आनंदा है, वो बहुत खुश हुआ, मोटिवेट हुआ। फिर है श्री सौंदलगेकर जी के अध्यापन की विशेषताएं बतानी है आपको, जो कि हमें यहाँ पे बताती हैं कि जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि डाली। सो जो मास्टर था आनंदा का, जिसका नाम था सौंदलगेकर, वो बहुत अच्छे टीचर थे, मराठी पढ़ाते थे, सुरीले तरीके से वो कविताएं गाते थे, दूसरों को सुनाते थे। पुरानी और नई मराठी की कविताओं के साथ साथ वो अंग्रेजी कविताएं भी याद रखते थे और कविताओं को गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे एक्टिंग भी करके दिखाते थे। सो आनंदा को कविता का लिखने का जो मार्गदर्शन है वो भी उन्होंने किया था। सो कविता में उनकी सुधार भी वही करते थे, आत्मविश्वास भी वही बढ़ाते थे, ठीक है। इसी वजह से जो आनंदा है वो एक अच्छा कवि बन गया था। सो आज की वीडियो में इतना ही, सारी चीजें मैंने आपको करवा दी हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद। जय